चलो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर सेकेंड, यानी जो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज अभी चला रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए, यानी कि सीबीएसई का टर्म फर्स्ट, ठीक है। बीएसएवी का फाइनल जो एग्जाम होगा 10th का 2022 में, ठीक है। यूपी का 2022 में फाइनल होगा, उसके लिए है। झारखंड बोर्ड के लिए 2022 में जिसका फाइनल होगा उसके लिए है, और अदर बोर्ड जो एनसीईआरटी फॉलो करती है उसके लिए है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एक वीडियो मैंने दे दिया है, उसमें 22 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट दिए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इसके बाद एक दो और वीडियो आएंगे, लगभग हम 70 से 80 क्वेश्चन देंगे, और इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सीबीएसई में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन का बर्डन है वो 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर है। तो आपको सारा सही तरीके से देखना है, नोट डाउन करना है, समझना है। डायरेक्ट आंसर नहीं क्लिक करके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। स्किप नहीं करना, उसको समझना है, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट 23rd नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, 23rd नंबर क्वेश्चन है कि जोल्वेराइन क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि परसा के पहल पे जो है 1934 में क्या किया गया था, एक शुल्क संघ, ठीक है। मैंने नोट्स में सारा कुछ लिखा रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लेना। एक शुल्क संघ जो है जोल्वेराइन के स्थापना किया। इससे क्या हुआ कि आपको पता होगा कि नेपोलियन जब आया था तो 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया, ठीक है। 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया, लेकिन उसके बाद नेपोलियन का तो 1815 में सत्ता छीन जाता है। 4 देश मिलके इसको वियना संधि से पहले, यानी कि 4 देश जो है नेपोलियन को हरा देता है वाटरलू की लड़ाई में। बहुत बच्चे ने आंसर भी दिया पिछले वीडियो में, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देते हो, ठीक है। तो जोल्वेराइन जो था एक जो है सीमा शुल्क संघ था। तो हम मैं बता रहा था कि 39 राज्य बनाया गया, 39 राज्यों को मिला के नेपोलियन ने एक महासंघ बनाया था, और इसका अपना अपना भाषा था। लगभग जितने भी आप यहाँ पे 39 राज्य देख रहे हैं, लगभग इसके सभी के पास जो है अपनी भाषा थी, ठीक है। यानी पहले लगभग 23 भाषाएं थी 39 राज्यों में, और सबकी अपनी अपनी मुद्रा थी, ठीक है। तो इसे हटाकर क्या कर दिया गया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, और यानी कि पहले जो है 30 था मुद्रा की संख्या, और अब क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि आप एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो हर एक जगह रुक रुक के आपको क्या देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, परसा के पहल पे क्या किया गया, जोल्वेराइन लाया गया, यानी कि सीमा शुल्क संघ लाया गया। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ही जगह देके आप ट्रेवल करते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। किस देश के पहल पे 1834 में एक शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना की गई? तो मैंने अभी जस्ट बता दिया था, परसा के पहल पे, ठीक है। आपके पेज नंबर 9 में दिया हुआ है एनसीईआरटी की किताब में। क्वेश्चन नंबर 25, वियना संधि की मेजबानी किस देश के चांसलर ने किया? तो आपको पेज नंबर 10 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के कि जो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, दोनों अलग अलग कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, तो उस चांसलर का नाम था ड्यूक मेटरनिक, और ये मेटरनिक का नाम आपको जब जब आएगा तो आप समझ जाना कि ये बाचाल है, यानी बाचाल मतलब होता है बहुत बोलने वाला। जो भी लंबा लंबा स्टेटमेंट होगा वह मेटरनिक नहीं दिया था। इसमें लंबा लंबा स्टेटमेंट का 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आगे भी है, तो आप उसको आगे देखेंगे। तो वियना संधि की मेजबानी किसने किया था, कि कहाँ के चांसलर ने किया था, ऑस्ट्रिया के। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। और वियना संधि कब हुआ था, 1815 में हुआ था। 1815 में वियना संधि से पहले ही जो है ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया मिलके वाटरलू की लड़ाई में किसको हराता है, नेपोलियन बोनापार्ट को, और फिर से पुनः फ्रांस में ब्रूवो राजवंश स्थापित करता है, यानी कि रूढ़िवादी कह सकते हो, परंपरा से जो चलते आया था उसको एस्टेब्लिश कर देता है, ये सभी मिलके फ्रांस में पुनः, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद
अब देखिए 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, 4 देश मिलकर वाटरलू में हराता है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद डैश शासन फ्रांस में स्थापित किया जाता है। तो मैंने जस्ट बताया कि जो पहले था 1789 में था ब्रूवो राजवंश, तो वही राजवंश पुनः कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि जो पहले का शासन व्यवस्था था वही हम पुनः लागू कर देते, उसको क्या कहते हैं, रूढ़िवाद बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, रूढ़िवादी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इसी रूढ़िवादी को बाद में 1830 जुलाई 1830 की क्रांति में जो उदारवादी क्रांतिकारी होते हैं वह इसको हटाते हैं और लुई फिलिप को राजतंत्र ही रहता है। यहाँ पे भी राजा है, लेकिन यहाँ पे राजा बनाया गया बोर्बो राजवंश का, लेकिन रूढ़िवादी तरीके से बनाया गया, नहीं पीछे जो था। तो इसमें क्या है, संविधान नहीं था। लेकिन 1830 की जुलाई क्रांति में जब ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के द्वारा जो राजतंत्र स्थापित किया गया, तो हटा के लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र लाएगा। नहीं, संविधान रहेगा लेकिन राजा भी रहेगा, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, 1830 में लाया गया था इसे। अगले क्वेश्चन नंबर 27, वियना संधि के बाद, यानी वियना संधि कब हुआ था, 1815। तो आपको याद करते जाना है। बाद में लिखित में से कौन सी कथन उचित नहीं है, यानी 1815 के बाद क्या क्या हुआ, उनमें से कोई 3 स्टेटमेंट होगा जो सही होगा, एक स्टेटमेंट होगा जो रॉन्ग होगा। कहा जा रहा है कि वियना संधि के बाद ब्रूवो राजवंश को पुनः सत्ता में बहाल कर दिया गया। स्टेटमेंट सही है, इसमें नहीं खोजना है। 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बदल दिया गया, इस पे डाउट है, मुझे नहीं पता, लास्ट में बताऊंगा मैं। सी, फ्रांस ने एक क्षेत्र को खो दिया जो नेपोलियन के अधीन था, यानी कहा जा रहा है कि फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्षेत्रों को खो दिया जो नेपोलियन के अधीन है। स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नेपोलियन के अधीन जितना भी था सभी ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया मिलकर बांट लिए थे। रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, रूस को पोलैंड मिला, यानी कि पोलैंड का जो भी नेपोलियन का हिस्सा था वह रूस को दे दिया गया, यानी कि अपने आपस में बांट लिए थे। और यहाँ कहा जा रहा है कि 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बदल दिया गया, बिल्कुल नहीं बदला गया था। जो 39 राज्यों का महासंघ था वैसे का वैसे ही रहा। आपको पेज नंबर 10 में दिखेगा, आप देख सकते हो वहां पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है 1815 डायरेक्ट आपको आना चाहिए कि वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन हारा था, वियना संधि हुआ था। 4 देश थे, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो 1815 में यूरोप में स्थापित शासन व्यवस्था डैश से प्रेरित थी। तो सिंपल है, अभी जस्ट मैंने बताया था, रूढ़िवादी। ठीक है, चलो आगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। तो वो कौन थे, ऑप्शन है गैरीवाल्डी, मैथनी और मेटरनिक और सभी तो होंगे नहीं, कोई एक ही हो सकता है। और जोसेफ मेटरनिक जो थे वह थे गुप्त संगठन यानी कार्बोनरी के सदस्य। कौन, जोसेफी मैथनी, कहीं कहीं पे ये पूरा नाम, मेजनी भी कभी कभी आता है लगभग, तो ये पूरा नाम है इनका, जोसेफ मैथनी। ठीक है, यंग यूरोप और यहाँ पे एंड कर दो, यंग इटली की स्थापना किसने किया। तो ये किया था कार्बोनरी के जो गुप्त संगठन के सदस्य थे, मैथनी यानी जोसेफी मैथनी जो थे, वही यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किए थे, मात्र और मात्र 23 साल की उम्र में। ठीक है, 23 साल की उम्र में यह 2 संगठन बनाए थे, यंग इटली, यंग यूरोप। ठीक है, चलो अब आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि यंग यूरोप और यंग इटली कब बनाया था, दोनों का एडिशन आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है किसने जोसेफ मैथनी को हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। तो मैंने कहा था कि स्टेटमेंट जब भी आए, यानी बचाल किसके बारे में मैंने बोला था, मेटरनिक के बारे में, यानी स्टेटमेंट जो भी होंगे, यानी ये बहुत बोलता है मेटरनिक। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो भी होंगे आपके चैप्टर में, स्टेटमेंट टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर होगा मेटरनिक, यानी ये बहुत बोलता था। इसने कहा था कि हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, तो मैथनी को कहा था, मेटरनिक ने कहा था। अब आपको ध्यान रखना है कि जो मेटरनिक था यह राजतंत्र का सपोर्टर था। ठीक है, और जब जब राजतंत्र पे हमला करता था, मैथनी के द्वारा होता था, तब तो यह कोई ना कोई स्टेटमेंट देता था। एक बार और स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। ठीक है, देखते हैं आगे। कह रहा है कि कैसर विलियम को कब
कैसर विलियम को कब जर्मनी का राजा बनाया गया? इसको कैसर मत पढ़ना, कैसर विलियम है, ठीक है। तो 1859, 1871, 1888 और 1941, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले पर्शिया एक कंट्री है, पर्सा और पर्सिया में भी अंतर है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में भी अंतर है, ठीक है। पर्सा और पर्सिया में भी अंतर है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अभी मैं पर्सा की बात कर रहा हूँ, सॉरी पर्सा की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पर्शिया के भी यह क्या थे? राजा थे। पर्शिया के राजा होते हुए भी इन्हें 1871 में जर्मनी का राजा बना दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1871 में कैसर विलियम को जर्मनी का राजा बनाया जाता है और पर्शिया के भी यह राजा थे। निम्न में से कौन एक राजनीतिक दर्शन है, इन निम्न में से बताया जा रहा है, जो क्रमिक विकास यानी धीरे धीरे क्रमिक विकास को प्राथमिकता देता है और परंपरा और रीति रिवाज पर जोर देता है। तो आपको पता है परंपरा कहाँ से शुरुआत, इसमें मुझे कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो परंपरा को ढोता है वो रूढ़िवाद कहलाता है, रूढ़िवादी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रांस में कब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ? कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे 1815 में क्या होता है, नेपोलियन को हराता है, समझने की कोशिश करना, ब्रिटेन ने, रूस ने, पर्सा ने और ऑस्ट्रिया ने, ठीक है, वाटरलू की लड़ाई में हरा देता है 1815 में। फिर यह क्या करता है, ब्रूबो राजवंश की स्थापना करता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन आते हैं, उदारवादी क्रांतिकारी आते हैं, ठीक है। उदारवादी क्रांति क्या करते हैं कि जो ब्रूबो राजवंश होता है उसे उखाड़ फेंकता है, कब? 1830 के जुलाई क्रांति में, ठीक है, जुलाई क्रांति 1830 उखाड़ फेंकता है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करता है, कौन? उदारवादी क्रांतिकारी, कब? 1830 में। तो कहा जा रहा है फ्रांस में कब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया? तो 1830 में। इस समय जो राजा बनाए गए थे वह थे लुई फिलिप, और इस राजतंत्र के जो राजा या अध्यक्ष कह सकते हो उसे बनाया गया था लुई फिलिप को। लेकिन लुई फिलिप में भी कुछ प्रॉब्लम था, जिसके बाद 1848 में लुई फिलिप को भी राजगद्दी से हटा दिया था। तो वो आगे पढ़ना है, आगे समझना है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर आपने देख लिया कि कब हुआ फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र, यानी संविधान भी है, संविधान के अकॉर्डिंग राजा चलेगा, राजा के अकॉर्डिंग देश नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग राजा और राजा के अकॉर्डिंग देश, संविधान के अंतर्गत ही सारा कुछ हुआ 1830 में, ठीक है। 35 नंबर, किसने यह टिप्पणी किया? फिर से स्टेटमेंट आ गया है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट आंसर आ गया कि जब फ्रांस छींकता है, यहाँ पे मिस्टेक है, छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो मैंने स्टेटमेंट में ही बताया था कि बचाल जो है मैटरनिक था, और यहीं से आपका आंसर मिल गया। इसमें क्या हुआ था आपको मैं समझाता हूं। इसमें यह हुआ था कि आपने देखा कि 1830 में क्या किया गया, जुलाई, यह स्टेटमेंट क्यों दिया ये आप समझो। 1830 में क्या हुआ कि जुलाई क्रांति हुआ, जुलाई क्रांति हुआ, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया कि जो ब्रूबो राजवंश था उसे उखाड़ फेंका, बेचारा चला गया। इसके बाद क्या आया, संवैधानिक ठीक कर लेना यार, संवैधानिक राजतंत्र आया। तो अब फ्रांस में हुआ, तो कहा जा रहा है कि फ्रांस तो यूरोप के अंदर का, यानी यूरोप कंटिनेंट में ही तो फ्रांस आता है, तो यूरोप कंटिनेंट में और भी देश हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से तो भाई राजतंत्र डायरेक्ट हटा दिया गया, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र लाया गया था। अब भाई फ्रांस का देखा देखी कौन करेगा, अदर जो कंट्री होंगे इसके आसपास कंट्री है वहां भी ऐसा कुछ हलचल देखने को मिलेगा, और देखने को मिला भी। क्या हुआ, ब्रुसेल्स में भी जुलाई क्रांति के विरोध जो है भड़क गया, ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो ब्रुसेल्स है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से पृथक हो गया था। तो ये पेज नंबर 11 में, मैं पेज नंबर जान के बता रहा हूं ताकि आप वहां पे देखो, पढ़ो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में किसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा था? पालना समझते हो, जब बच्चे होते हैं तो उसे एक झूले में झुलाया जाता है, ठीक है, उसको पालना कहते हैं, ठीक है। उसी तरह कहता है यूरोप सभ्यता का जो शुरुआत हुआ था, बच्चा जो है पालना यानी झूले में ही
क्या होते हैं, बड़े छोटे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, और अपनी माँ के गोद में बड़े होते हैं। तो शुरुआत कहाँ बच्चा का, माँ के गोद और झूले में। तो उसी तरह से कहता है यूरोपीय सभ्यता की जो पालना यानी शुरुआत जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी, वह यूनान से हुई थी। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता की शुरुआत जो है वह यूनान से हुई थी, इसीलिए कहा गया यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया, तो यूनान को। चलो क्वेश्चन नंबर 37, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ? 1815, 1830, 1824, 1832। तो यहाँ पे आपको जानने के लिए बहुत कुछ है, आपको मैं समझाता हूँ कि जो यूरोपीय सभ्यता की पालना मैंने बताया था कि यूनान को कहा जाता है, और इसमें एकता कर एक स्वतंत्रता के लिए एक नाम था, वह नाम था, आपको याद नहीं आ रहा है मुझे, बताऊंगा। हाँ, लॉर्ड बायरन, ये स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़े थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे चंदे धन भी एकत्रित किए, लेकिन बाद में युद्ध के दौरान क्या हुआ, किसको, यूनान को आजाद करने के लिए इनका बहुत अहम भूमिका रहा, लेकिन बेचारे को बुखार लगा और मर गए। अंततः क्या हुआ कि सन 1932 में एक संधि होता है, और उस संधि के बाद यूनान को एक आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात आपको यहाँ से आंसर मिलेगा कि स्वतंत्र राष्ट्र कब गया, 1932 में। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि किस संधि के बाद यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, अगर आप नहीं जानते क्वेश्चन नंबर 37 का, तो आपको क्या करना है, किताब में देखकर आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 पूरा समझो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़े आंसर दिए और निकल गए, ऐसा हुआ तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। एक ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन, सांस्कृतिक कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, उसे क्या कहा जाता है? तो आपको 3.1 में मैंने पढ़ाया था, जब मैं एनालिसिस करके चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ा रहा था, तो उससे मैं रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना की बात एक टॉपिक है, तो उसमें कहा गया था कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन भी है जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना विकास करना चाहता है, यानी कि वह अपने वह जो है जो, उससे पहले आंसर जान लो, इसका आंसर जो होगा रोमानीवाद होगा। ठीक है, अब ये जो रोमानीवाद भाव सांस्कृतिक आंदोलन है, ठीक है, इनमें जो कलाकार हैं, कवि हैं, ये सब जो है यह तर्क वितर्क पे ध्यान नहीं देते हैं, तर्क वितर्क पे ध्यान नहीं देते हैं, या यह विज्ञान वगैरह ये सब नहीं मानते हैं। ठीक है, यह अपने देश में भावना यानी राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए यह क्या करते हैं, अपने संगीत प्रस्तुत करते हैं, संस्कृत उन्हें समझाते हैं, संस्कृति के थ्रू समझाते हैं, संगीत हो या नाटक हो, चाहे किसी भी तरह कर सकते हो कार्यक्रम हो, तो उस तरह से यह लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना विकसित करने का एक तरीका था, तो वो रोमानीवाद है, रोमानीवाद। क्वेश्चन नंबर 39, किस रोमानी चिंतकों ने दावा किया? कभी कभी यहाँ रोमानी चिंतक छोड़ के आपको जर्मनी दार्शनिक भी आ सकता है, जर्मनी दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक या जर्मनी दार्शनिक जो भी है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता किस रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति, यहाँ पे फिर मिस्टेक है, जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। या पूछा जाएगा किस जर्मनी दार्शनिक ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति जो है उनके आम लोगों में निहित थी? तो योहान गॉटफ्रीड जो थे, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, फ्रेडरिक नहीं होगा क्योंकि यह फ्रांस के थे, जर्मनी की बात हो रहा है, और यह चित्रकार थे, होगा ही नहीं। लुई फिलिप को राजा बनाया गया था 1830 में, जुलाई के अंतिम में, ये भी नहीं होंगे, ये नाम मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, चलो 39 नंबर फिर से आपके लिए है, कमेंट सेक्शन के लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं, हर एक बच्चे का जो है आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, तब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 41 नंबर क्वेश्चन से। तो ये आपके किताब में 2 इंग्लिश वर्ड दिया है, इसका हिंदी मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन करना, कोई प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अदर वीडियोस का, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।